गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय का माझा? आवाज येतो का? येतोय सर. ओके. बघा, लास्ट लेक्चरला आपण काही ऑडिटिंग टेक्निक्स जे आहेत ते बघितले होते. त्याच्यामध्ये आपण टेस्ट चेक बघितलं होतं, इंटरनल कंट्रोल बघितलं होतं, इंटरनल चेक आपण कंप्लीट केलेलं आहे आणि इंटरनल ऑडिट ह्या काही ऑडिटिंग टेक्निक्स ज्या आहेत ह्या आपण लास्ट लेक्चरला बघितल्या. आता त्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे ऑडिटिंग टेक्निक्स तर तो आहे व्हाउचिंग आणि व्हेरिफिकेशन. त्याच्यातला फर्स्ट पार्ट जो आहे व्हाउचिंग व्हेरिफिकेशन हे सुद्धा ऑडिटिंग टेक्निक आहे, लक्षात घ्या. तर त्याच्यातला फर्स्ट पार्ट जो आहे तो आपण आज स्टार्ट करतोय आणि तो आहे व्हाउचिंग. स्क्रीन शेअर करतो मी. बघा, व्हाउचिंग म्हणजे काय हे बघण्या अगोदर पहिल्यांदा व्हाउचर म्हणजे काय हे आपल्याला बघावं लागेल. बघा, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की व्हाउचिंग काय आहे, ऑडिटिंग टेक्निक आहे, लक्षात घ्या. व्हाउचिंग इज अन ऑडिट टेक्निक. मेन ड्युटी ऑफ ऑडिटर इज टू रिपोर्ट टू शेअर होल्डर्स ऑन अकाउंट्स एक्झामाइंड बाय हिम. मेन ड्युटी काय आहे ऑडिटरची, की शेअर होल्डर्स जे आहेत ज्यांनी त्याला अपॉइंट केलेलं असतं त्यांना रिपोर्टिंग करायचं आहे. त्यांनी जे काय अकाउंट्स एक्झामाइन केले, त्यांनी जे काय अकाउंट व्हेरीफाय केले त्या संदर्भात रिपोर्ट जो आहे तो रिपोर्ट जनरली ऑडिटरला प्रिपेअर करावा लागतो, लक्षात घ्या. आणि हा रिपोर्ट आपण बघितलेला आहे. हा रिपोर्ट प्रिपेअर करण्यासाठी त्याला एव्हिडन्सेस रिक्वायर्ड आहेत. आणि हे एव्हिडन्सेस तो कसा कलेक्ट करतो, तर ह्या ऑडिटच्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स ज्या आहेत त्या टेक्निक्स यूज करून तो एव्हिडन्सेस जे आहेत ते कलेक्ट करतो आणि या एव्हिडन्सेसच्या बेसिसवरती तो त्याचा रिपोर्ट जो आहे, जो काय असेल तो रिपोर्ट तो शेअर होल्डरना देत असतो, लक्षात घ्या. ऑडिटर कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन और एव्हिडन्सेस थ्रू हिज ऑडिट वर्क, जसं मी आता सांगितलं, which enables him to express his opinion on in audit report regarding financial statement. ऑलरेडी आपल्याला माहित आहे, लक्षात घ्या, की ऑडिटचा मेन जो टारगेट आहे, सॉरी ऑब्जेक्ट आहे, मेन जो ऑब्जेक्ट है ऑडिट का वो है ओपिनियन एक्सप्रेस करना. ओपिनियन उसका जो भी है वो ऑडिट रिपोर्ट में देना. तो ये ओपिनियन देने के लिए उसको एविडेंसेस चाहिए और ये एविडेंसेस ऑडिटर जो है ये कलेक्ट करता है उसके ऑडिट वर्क्स में से. जनरली देखिए, vouching generally it is a backbone of auditing process. It is called as backbone of auditing process, लक्षात घ्या. मेन आहे, लक्षात घ्या, व्हाउचिंग ही प्रोसेस, बिकॉज each and every transaction is depend on a documentary evidences. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस वरती डिपेंड असतं. तर देखील व्हाउचर आपण कशाला म्हणू शकतो. व्हाउचर, पहिल्यांदा व्हाउचर आपल्याला माहित पाहिजे आणि मग आपण व्हाउचिंग काय करायचं ते बघणार आहोत. इट इज अ डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रान्झॅक्शन. डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स आहे, मी यापूर्वी बऱ्याचदा तुम्हाला सांगितलेलं आहे. कोणताही डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स, प्रत्येक ट्रांजेक्शन जे आहे, हर ट्रांजेक्शन जो होता है वो डिपेंड होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पे. जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए कुछ तो कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास रहेगा. तो ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है इसे हम जनरली वाउचर कहते हैं. एनी डॉक्यूमेंट विच सपोर्ट्स द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इस्टेब्लिश द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज कॉल्ड एज वाउचर. कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसके बेसिस से आपने एंट्री की है और जिसके बेसिस पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो इस्टेब्लिश होती है, तो उससे हम व्हाउचर कह सकते हैं. कोई भी ऐसा एविडेंस हो. फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हाउचर म्हणजे काय असू शकतात. परचेस बिल, अगर आपने परचेस किया, कोणाकडून परचेस केलेला आहे त्याच तो काय करेल, तुम्हाला बिल देणार आहे, लक्षात घ्या. तुम्ही साधं दुकानामध्ये जरी कपडे खरेदी केले तरी त्याच्याकडून बिल आपल्याला घ्यावं लागतं आणि तो बिल देत असतो. जनरली बघा, छोटे व्यापारी जे असतात ते काही वेळेला देत नसतात, पण बऱ्यापैकी लोक बिल जे आहे ते देतात, लक्षात घ्या. सेल्स बिल
तुम्ही जर कोणाला सेल काही केला असाल तर जनरली सेल्स बिल म्हणजे जसं आता मी समजा जाऊन दुकानामध्ये कपडे खरेदी केले आणि मला जे बिल त्या व्यापाऱ्यांनी दिलेलं आहे ते माझ्यासाठी परचेस बिल झालं, पण त्या व्यापाऱ्यासाठी काय असेल ते सेल बिल असणार आहे, लक्षात घ्या. तसं बिझनेसमध्ये आपण जे काय समजा रॉ मटेरियल परचेस केलं असेल, रॉ मटेरियल परचेस किया आपने तो उसके लिए परचेस बिल जो है जिससे परचेस किया उसका मिलेगा आपको। या सपोज मशीनरी परचेस की, जो भी आप परचेस करेंगे उसका बिल जो है वो बिल आपको मिलता है। तो ये है उस ट्रांजैक्शन का मतलब आपने मशीनरी परचेस किया या रॉ मटेरियल परचेस किया, तो इस रॉ मटेरियल परचेस करने का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपका परचेस बिल, जो बिल आपको रिसीव होता है वो। तो सेल्स बिल जसं आता मी सांगितलं, रिसीट या पेमेंट वाउचर। देखिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, किसी बिजनेस में गए, तो वहां पे अगर आपको पेमेंट करता है कोई, समजा काही अ, असेल, समजा एखादी पतसंस्था असेल आणि तुम्ही समजा तिथून कॅश विथड्रॉ करताय तर त्याचं पेमेंट व्हाउचर तुमच्याकडून भरून घेतलं बरोबर ना. किंवा तुम्ही समजा कॅश डिपॉझिट करताय, कॅश डिपॉझिट, तर डिपॉझिट करतात म्हणजे पतसंस्था किंवा बँकामध्ये आपण कॅश जी आहे ती ठेवतो, लक्षात घ्या. म्हणजे त्यांच्या दृष्टीनं कैश रिसीव्ड आहे, बरोबर ना. कैश रिसीट है उनके हिसाब से। तो ये जो रिसीट है, ये रिसीट, हेलो, ही रिसीट जी आहे ही रिसीट प्रत्येकाकडे असते, लक्षात घ्या. कोणाचा तरी विद्या का तुझा माईक जो आहे तो ऑन आहे. बघा, रिसीट आणि परचेस, सॉरी पेमेंट, रिसीट बघा, डेटर्स कडून तुम्हाला अमाउंट रिसीव झाली किंवा जसं मी आता एग्जांपल देत होतो कि बैंक में आप कैश डिपॉजिट करते हैं, तो कैश डिपॉजिट करने के लिए आपको डिपॉजिट स्लिप जो है वो आपको फिलअप करनी है। डिपॉजिट स्लिप फिलअप करने के बाद आप क्या करेंगे, कैशियर को डिपॉजिट स्लिप और कैश देंगे। तो डिपॉजिट करने के बाद कैशियर कैश काउंट करेगा और फिर उसका कैश रिसीव्ड का जो स्टैंप है वो दोनों में जो है स्टैंप वो लगाएगा, मतलब दो उसमें कॉपीज रहेंगी, एक जो है आपके पास आएगा उसका एक काउंटर फॉइल जिसे हम कहते हैं, और दूसरा जो है वो बैंक के पास रहेगा। तो आपने कैश डिपॉजिट किया है इसका प्रूफ आपके पास छोटी सी स्लिप मिलती है उससे रहेगा, और बैंक में आपने डिपॉजिट किया है, जब बैंक का ऑडिट होगा तो आपने जो फिलअप करके जो दिया था वो वहां पे रहेगा. किंवा डेटर्स आणि क्रेडिटर्सच्या बाबतीत रिसीट पेमेंट व्हाउचर असू शकतात, लक्षात घ्या. ज्यावेळेला आपण एखाद्याचा डेटर असू त्यावेळेला आपण त्यांना पेमेंट करणार आहोत, तर पेमेंट केलं म्हणून त्यांच्याकडून आपल्याकडे काहीतरी डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस असणार, लक्षात घ्या, ज्याच्यावरती डेट असणार आहे, माझं नाव असेल, पहिल्यांदा त्या कंपनीचं नाव वरती असेल, लक्षात घ्या, आणि मग माझं नाव आणि मी अमाउंट किती दिली याचं डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा, और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो मुझे दी जाती है, और जिसको मैंने पैसे दिए थे, सपोज एक्स को मैंने पैसे दिए थे, तो एक्स जो है उसके बुक्स में वो रिसीट है और मेरा पेमेंट है. तो रिसीट और पेमेंट वाउचर्स, चेक काउंटर फॉइल्स, चेक, आता बघा चेक जे आहेत त्याचेही जसं मी आता सांगितलं, जैसे मैंने अभी बताया कि डिपॉजिट के लिए जैसे आप स्लिप भरते हैं, या डिपॉजिट स्लिप जी असते ती आपण जशी भरून देत असतो, तसं चेक जे आहेत ते आता बऱ्याच बँका ज्या आहेत त्यांचे वेगवेगळे पॉलिसीज आहेत, लक्षात घ्या. चेक काउंटर फॉइल्स, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, चेक में दो पार्ट्स होते हैं, एक जो मेन जैसे डिपॉजिट की स्लिप होती है वैसे, और एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि आपके रेफरेंस के लिए आपके चेकबुक में ही रहता है, वो आप फाड़ नहीं सकते, उसको निकाल नहीं सकते आप, जो चेक है उसको ही, तो जिसको चेक दिया है सेम डिस्क्रिप्शन वहां पे लिखना है आपको, छोटा सा पार्ट असतो, लक्षात घ्या.
आता बऱ्याच बँका काय करतात की शेवटी 2 पेज लास्ट में, चेकबुक के लास्ट में 2-3 पेज देते हैं, तो वहां पे भी आप लिख सकते हैं कि कब दिया है, डेट वहां पे होती है, अमाउंट होती है, किसको आपने दिया हुआ है चेक, ये आप वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चेक काउंटरफॉइस, बैंक पासबुक, बैंक में आपने डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, लोन का है, सेविंग का है, जिसका भी, तो उसके जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके बैंक की एंट्री बैंक कर देती है, वो आपके पास रहता है पासबुक। तो बैंक पासबुक जो है ये भी आपका वाउचर कंसीडर हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट देखिए, अगर आपके पास पासबुक नहीं है या पासबुक में एंट्री जो है वो करेक्ट आपने या डेट वाइज वहां पे आपने प्रिंट नहीं कर लिया है, तो बैंक से आप स्टेटमेंट डिमांड कर सकते हैं आपके अकाउंट का, 1 साल का स्टेटमेंट, 2 साल का स्टेटमेंट बैंक आपको देती है। और जो भी चार्जेस रहेंगे उसके पर पेज चार्जेस जो है अभी नेशनल बैंक्स में वो लेते हैं, तो पर पेज चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, या बैंक आपको ईमेल को बैंक स्टेटमेंट आपके अकाउंट का जो है आपका रजिस्टर्ड ईमेल जो भी रहेगा उसको भेजती है, तो ये भी आपका वाउचर है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप फर्म अगर आपकी है असेल तर त्या ठिकाणी पार्टनरशिप डीड केला जातो, लक्षात घ्या। आणि हा सुद्धा व्हाउचर किंवा डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स म्हणून आपण कन्सिडर करत असतो, और एनी अदर एग्रीमेंट एक्सेट्रा, जो भी दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होते हैं वो भी आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी व्हाउचर है आपका। सिंपली बघा व्हाउचर काय आहे, व्हाउचर म्हणजे हर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, हर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे बेस होता है। कोणतंही ट्रांजैक्शन घ्या तुम्ही, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सिवाय तुमचं ट्रांजैक्शन होत नाही, लक्षात घ्या। अपन जनरली काय करतो, आप जब मार्केट में जाते हैं तो बिल हम नहीं लेते हैं, लेकिन बिजनेसमैन जो होते हैं उनको कंपलसरी बिल लेना पड़ता है। आपने परचेस किया, सेल किया, जो भी किया, कैश पेड किया, तो सभी का जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जिसका आप एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक ट्रांजैक्शन और उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बेसिस पे ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज होती है। तो उसमें जैसे हमने देखा परचेस बिल, सेल बिल, रिसीट, पेमेंट वाउचर, चेक, काउंटरफॉइस, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, पार्टनरशिप डीड और एनी अदर एग्रीमेंट जो है वो इंक्लूड हो सकता है इसमें। म्हणजे सिंपली कोणतंही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हे वाउचर म्हणून आपण कंसिडर करत असतो। तो देखिए वाउचिंग हम किसे कहते हैं। वाउचर तो हमें पता चला कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका प्रूफ जो है आपके पास, वो है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो उसे हम वाउचर कहते हैं। तो वाउचिंग देखिए, वाउचिंग कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयरऑफ। ये डिक्सी ने डेफिनेशन किया हुआ है। वाउचिंग का मतलब क्या है, कंपेयर करना है आपको, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपने एंट्री की है और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सपोज जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आपने मशीनरी परचेस की है, तो मशीनरी मुंबई से परचेस की है, एक्स लिमिटेड से मुंबई से आपने मशीनरी परचेस की, तो इसका रिकॉर्डिंग सपोज 10 लाख है, तो आपने करेक्ट अमाउंट लिया है, करेक्ट एंट्री हुई है, मतलब मशीनरी अकाउंट को डेबिट हुआ है, एक्स लिमिटेड जो है क्रेडिट पे लिया है तो एक्स लिमिटेड क्रेडिट है, या बैंक से लिया है मतलब कैश या बैंक से लिया है तो टू बैंक है। ये कंपेयर करना है आपको। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कॅश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बँक, अमाऊंट बघावी लागेल आपल्याला, करेक्ट त्यांनी चार्ज केलेले आहे की नाही, हे जे आपण त्या बिलावरून ज्या वेळेला आपण हे चेक करत असतो, तर या प्रोसेसला आपण वाउचिंग म्हणतो, लक्षात घ्या। सिंपली कैसे वाउचिंग कह सकते हैं, जहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बेसिस पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज कंपेयर करने का काम करते हैं, वो है आपका वाउचिंग। Vouching consists of comparing entries in the books of accounts with documentary evidence in support thereof। जिस उस एंट्री के सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होगा, उसके बेसिस से एंट्रीज कंपेयर करना, ये है आपका वाउचिंग। ये इसे हम सिंपली वाउचिंग कहते हैं। वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ एंट्रीज अपेयरिंग इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी क्या है, जब हम अकाउंट्स में रेकॉर्डिंग करते हैं तो पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, बरोबर ना। आपण काय करतो, तुमच्याकडे जे काही डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस आहेत, परचेस बिल आहे, रिसीट आहे, सेल बिल आहे, पेमेंट आहे, बँकचे काही चेकचे काउंटर फाइल्स आहेत किंवा बँक डिपॉझिटचे स्लिप आहेत, हे सगळे तुमच्याकडे आहेत, पण यांचं रेकॉर्डिंगची प्रोसेस कुठं बिगिन होते, कहाँ पे बिगिन होती है आपकी रिकॉर्डिंग प्रोसेस। पहले आप डेट वाइज उस ट्रांजेक्शन को अरेंज करेंगे और बाद में जर्नल एंट्री
पहला रिकॉर्डिंग जो अकाउंट में होता है वो जर्नल एंट्री के बाद लेजर अकाउंट होगा, लेजर के बाद बैलेंसिंग होगा, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करेंगे। ये प्रोसेस है। तो देखिए ओरिजिनल एंट्री जो होती है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो एंट्री होती है वो डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस के बेस पे होती है। आणि जर्नल एंट्री, प्रत्येक जर्नल एंट्री हा बेस आहे, लक्षात घ्या, स्टार्टिंग पॉइंट आहे तुमच्या रेकॉर्डिंगचा। आणि ही जर्नल एंट्री तुमची डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस वरती बेस्ड असते। जसं मी आता सांगितलं की परचेस केला असेल तर परचेस बिल आहे, त्या बिलावरून तुम्ही एंट्री करणार आहात, लक्षात घ्या। तुमच्या मनाने काही टाकायचं तिथं नाहीये। तर बिलामध्ये काय सांगितलेलं आहे, कोणाकडून परचेस केलेलं आहे, कॅश मध्ये आहे, क्रेडिट मध्ये आहे, त्या पद्धतीनं तुमची एंट्री जी आहे जर्नल, ती जर्नल एंट्री होणार आहे। म्हणून मग वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ एंट्रीज, ट्रूथ चेक करना है वहां पे अपेयरिंग इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तुमच्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये जी एंट्री केलेली आहे तुम्ही, ती चेक करायची प्रोसेस म्हणजेच वाउचिंग आहे, लक्षात घ्या। इट इज एन एक्ट ऑफ एग्जामाइनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जामाइन करने की एक्ट हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा, मी आता जसं सांगितलं की माझ्या मनाने मी काही एंट्री करू शकत नाही किंवा करता येत नाही, लक्षात घ्या। आणि मी माझ्या मनाने काही करत असेल तर मग तो कदाचित फ्रॉड होऊ शकतो। तर तुमच्याकडे जे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस आहे, तुमच्याकडे जे परचेस बिल आहे, तुमच्याकडे जे सेल बिल आहे, तुमच्याकडे जे रिसीट आहेत, त्याच्या बेसिस वरती मी एंट्रीज करणार आहे, लक्षात घ्या। आणि म्हणून बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये तुम्ही जे एंट्रीज केलेल्या आहेत त्याचे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस एग्जामाइन करण्याची प्रोसेस म्हणजे वाउचिंग। जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज बनाई है, एंट्रीज जो आपने की है, उस एंट्रीज के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एग्जामाइन करने की प्रोसेस जो होती है, एक्ट जो होता है, वो है वाउचिंग। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने का ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि हर ट्रांजैक्शन, प्रत्येक ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पे बेस्ड होता है। तो आपके पास एव्हिडन्सेस अगर चाहिए तो वाउचिंग इम्पॉर्टंट है। वाउचिंग बघा, वाउचिंग मध्ये सगळं कव्हर होतं, त्याच्यामध्ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के आइटम भी वाउचिंग में कवर होते हैं। क्रेडिटर्स को जो आपने पेमेंट किया उसकी रिसीट होगी, डेटर्स से पेमेंट मिला उसकी रिसीट आपके पास होगी, या कैश बैंक बैलेंस जो है उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं तो उसका डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स आप के पास रहेगा। म्हणजे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस आणि बॅलन्स शीट दोन्हीसाठी वाउचिंग जे आहे ते महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या। वेरिफिकेशन सिर्फ बैलेंस शीट के लिए आप करेंगे, लेकिन वाउचिंग जो है, वाउचिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट दोनों को भी एप्लीकेबल है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ऑडिट एविडेंसेस जो है वो आपको ऑब्टेन करणे के। आपल्याला ऑडिट एव्हिडन्सेस जर पाहिजे असतील, हवे असतील, तर वाउचिंग जे आहे ते महत्वाचे प्रोसेस जी आहे ती तुम्हाला एव्हिडन्सेस देते, लक्षात घ्या। तो देखिए स्पेशल कंसिडरेशंस टू बी बॉर्न इन माइंड बाय ऑडिटर इन वाउचिंग। जब आप वाउचिंग करेंगे तो ऑडिटर को क्या स्पेशली देखना है, देखिए क्या देखना है, क्या चेक करना है ऑडिटर को। तो देखिए डेट ऑफ वाउचर, ऑडिटर जो है, आता आपल्याकडे वाउचर नाही आहे, लक्षात घ्या। ठीक आहे, आपण बघू एखादा आपल्याकडे नमुना जर मिळाला कॉलेजचा वगैरे तर मी दाखवेन तुम्हाला। डेट ऑफ वाउचर, तो पहले आपको ऑडिटर जो होता है उसको देखना है कि डेट क्या है वाउचर की। मतलब करंट ईयर में पहले देखना है कि करंट फाइनेंशियल ईयर का है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का भी आप यहाँ पे एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, चुकून इकडेही पडू शकतात, लक्षात घ्या। तर काही वेळेला फ्रॉड, विंडो ड्रेसिंग किंवा समझा सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। तो पहले आपको देखना है एज अ ऑडिटर, मैं क्या देखूंगा, वाउचर की डेट पहले देखूंगा, करंट फाइनेंशियल ईयर का है या नहीं है, उसी डेट को उसका रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे हमने देखा कि प्रॉम्प्टली रिकॉर्डिंग इज रिक्वायर्ड, हर ट्रांजैक्शन का, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी
रेकॉर्डेड प्रॉम्प्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हे हमने अपन बघितलेलं आहे ऑडिटिंग टेक्निक्स जब हम लास्ट टॉपिक देख रहे थे तो वहां पे। तो उसी दिन उसका रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है ये देखने के लिए डेट ऑफ वाउचर इंपॉर्टंट होती है। आणि जसं मी सांगितलं, जैसे बताया मैंने कि करंट फाइनेंशियल ईयर का है या नहीं है ये देखने के लिए भी डेट आपको देखनी है। तो डेट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले आपको देखना है कि वाउचर करंट ईयर का है, करंट ईयर का है या लास्ट ईयर का है, मतलब प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर का है तो इसका रेकॉर्डिंग इस ईयर में अगर हुआ है तो ये गलत है। आणि म्हणून हे बघण्यासाठी डेट जी आहे ती महत्वाची आहे, लक्षात घ्या। नेम ऑफ द पार्टी, वाउचर जो है उस पे या सपोज रिसीट है तो उस पे किसने पैसे दिए हैं उसका नाम होता है, उसे हम नेम ऑफ पार्टी कहेंगे। या आपने परचेस किया हुआ है तो आपको जो परचेस बिल मिलता है तो उस पे जो कंपनी का नाम होता है वो है पार्टी का नेम। और आपने अगर उस परचेस किया है तो आपके कंपनी का नाम जो है वो भी वहां पे होना चाहिए। तो दोनों नाम जो है वो होना चाहिए नेम ऑफ पार्टी। तो नेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्स लिमिटेड का बिल है या ए लिमिटेड का बिल है ये कैसे पता चलेगा आपको? कारण तुम्ही दुसऱ्या कोणाचं तरी बिल रेकॉर्ड केलेलं असू शकतं, लक्षात घ्या। काही असू शकतं किंवा तुम्ही फेक बिल जे आहे ते सुद्धा रेकॉर्ड केलेलं असू शकतं। त्यामुळं नेम ऑफ पार्टी ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। वहां पे आपका नाम होना चाहिए। अगर आपने पेमेंट किया है, आपने परचेस किया है तो आपका नाम होना चाहिए। आपको रिसीव हुआ है तो कंपनी का नाम ऊपर और जिसने पैसे दिए हैं उसका नाम पार्टी नेम में आएगा। तो डिपेंड है व्हाउचर कोणता आहे त्याच्यावरती। त्यामुळे डेट बघितली पाहिजे, नेम ऑफ द पार्टी जे आहे ते कोणाच्या नावावरती आहे हे आपण बघितलं पाहिजे, लक्षात घ्या। कारण समजा डेटर्सनी तुम्हाला पैसे दिले असतील आणि ते पैसे जो आहेत वो अमाउंट जो है ए ने दी है लेकिन आपका बी के नाम पे रिकॉर्ड हो सकता है, हो सकता। इसीलिए ऑडिटर को ये देखना है कि करेक्ट पार्टी नेम जो है वाउचर पे है और उसी उसी पार्टी के नाम से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसी डेट को हुआ है या नहीं हुआ है ये देखने के लिए वाउचर की डेट इंपॉर्टेंट है। पार्टी जो है ट्रांजैक्शन आपसे रिलेटेड है ये देखने के लिए, और उसी पार्टी के नाम पे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग या जर्नल एंट्री हुई है या नहीं हुई है ये देखने के लिए वाउचर पे पार्टी नेम जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। दोनों अमाउंट तुम्ही बघितलं असेल, लक्षात घ्या। तुम्ही चेक असेल किंवा बँकेमध्ये जर आपण डिपॉझिट करायला गेलो तर अमाउंट दोन्ही मध्ये असते, इन वर्ड्स असते, इन फिगर्स असते, लक्षात घ्या। तो दोनों में अमाउंट जो है वो सेम होनी चाहिए। वर्ड्स में अलग और फिगर्स में अलग अमाउंट है तो ये गलत बात है। या कोई वहां पे तिथं समजा काही चेंजेस झाले असतील तर जो कोण अथॉरिटी असेल त्याचे तुमचे सही जे आहे ती तिथं इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात घ्या। कारण वर्ड मध्ये तुम्ही लिहिलं आणि फिगर मध्ये लिहिलं तर अमाउंट जी आहे, सपोज फिगर में आपने चेंज किया, फिगर मध्ये चेंज झाली, करू शकतो, लक्षात घ्या। पण एक झिरो वाढवली 1000 असेल, पुढे तुम्ही एक झिरो दिला नुसता, फक्त समजा आपण अज्यूम केलं की फिगर मध्ये तेवढीच अमाउंट आहे, सिर्फ फिगर में है 1000 का ट्रांजैक्शन है तो एक जीरो सिर्फ बढ़ा दिया आपने तो वो हो गया 10,000 का। तो ये ऐसे हो सकता है। इसीलिए जनरली हर वाउचर, हर बिल पे अमाउंट इन फिगर और इन वर्ड दोनों में होती है। तो ऊपर जो है बघा, वर्ड मध्ये आपण चेंज करायला इझिली तसं पॉसिबल नाही आहे, लक्षात घ्या। पण त्याच्यामध्येही आपण करू शकतो, वहां पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अब आप करना इतना पॉसिबल नहीं है, लक्षात घ्या। दोन्ही मध्ये अमाउंटचं चेंज करणं एवढं पॉसिबल नसतं आणि म्हणून वर्ड आणि फिगर दोन्ही मध्ये तुमची अमाउंट जी आहे ती व्हाउचरवर असायला पाहिजे। ऑडिटर को ये देखना है कि दोनों अमाउंट सेम है या नहीं है, ये भी ऑडिटर को देखना है। ऑथोराइजेशन, जनरली देखिए रेस्पॉन्सिबल जो भी पर्सन रहेगा, जो भी अथॉरिटी है उसका ऑथोराइजेशन होना इम्पॉर्टंट है। जिसका राईट है, ज्याला अधिकार दिलेला असेल त्यांनी काय करायचं, ते जो वाउचर आहे त्याला ऑथोराइज करायचं। ऑथोराइज करना मतलब जैसे हमने देखा कि कल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंटरनल चेक में क्लर्क ने काम किया है, वही ऑफिसर देखेगा, उस पे क्या करेगा, पास्ट का स्टैंप लगाएगा। तो क्या हुआ वहां पे,
ऑफिसर ये ऑथोराइज पर्सन है, उसने क्या किया, या मैनेजर रहेगा, मैनेजर ने ऑथोराइज पर्सन है तो उसने वहां पे उस ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज किया, परमिशन दे दी उस ट्रान्झॅक्शन को, बाद में कॅशियर कॅश दे सकता है. किंवा काही खर्च केला असेल तुम्ही, खर्च समजा, आणि खर्च केल्यानंतर ज्या वेळेला आपण एखाद्या कंपनीमध्ये काम करत आहोत आणि मी समजा कुठेतरी फील्ड व्हिजिटला गेलेलो आहे, काही बिजनेस काम के लिए मैं गया हूँ, तो बिजनेस काम के लिए अगर मैं जाता हूँ तो मेरा पूरा एक्सपेंसेस जो है वो मेरी कंपनी करेगी. और जब मैं बिजनेस टूर से आता हूँ तो जो भी मैंने एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो एक्सपेंसेस में उसका वाउचर या लेटर जो भी प्रिपेयर करके मैं रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करूंगा, तो डायरेक्टली मैं कैशियर को ये वो एप्लीकेशन दे के उससे कॅश नहीं ले सकता. तो पहिले मॅनेजर उसको ऑथोराइज करेगा, त्याला परमिशन देणार आहे लक्षात घ्या, आणि मग तुमचा कॅशियर मॅनेजर बघेल, व्हेरीफाय करेल ये करेक्ट है, तो कैशियर को बताएगा कि ये कैश दे दो, या उसके रिमार्क देगा कि प्लीज पे रुपीज सो एंड सो टू मिस्टर XYZ, जिसको भी देना है तो वो रिमार्क मार के देगा. या सपोज आपको मशिनरी परचेस करनी है, तुम्ही डायरेक्ट परचेस करू शकता का, नाही करू शकत, त्याच्यासाठी तुमचे मॅनेजर असेल, MD असेल, त्याचं रिझोल्युशन पास झाला पाहिजे. लक्षात, म्हणजे प्रॉपर ऑथोराइज जे आहे, ऑथोरायझेशन जे आहे ते झालं पाहिजे, आणि प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन जे आहे त्याच्यावरती, फॉर एक्झाम्पल अगर आप देखेंगे, तुम्ही जर कॉलेजमध्ये गेलात तर कॉलेजमध्ये ऑथोराइज पर्सन म्हणून प्रिन्सिपल असतो, लक्षात घ्या. प्रत्येक व्हाउचर जे आहे त्या प्रत्येक व्हाउचरवरती प्रिन्सिपलची साईन असते, लक्षात घ्या. त्याची साईन जी आहे ती साईन हे प्रूव्ह करते की हे ट्रान्झॅक्शन माझ्या परमिशनने आणि मला माहित आहे त्यावेळेला झालेला आहे. तो हर ट्रान्झॅक्शन जो आहे तसं प्रत्येक ठिकाणी मॅनेजर असेल, MD असेल किंवा डिपार्टमेंट हेड असेल, वो ऑथोराइज पर्सन होता है, तो उसकी साइन जो है, रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जो भी रहेगा उसकी साइन वहाँ पे होनी इम्पोर्टेंट है, इसे हम कहेंगे ऑथोराइजेशन. रेवेन्यू स्टैंप होना चाहिए. बघा, अगर 5000 के ऊपर आपका ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन अगर है, जनरली कैश ट्रांजैक्शन के लिए रेवेन्यू स्टॅम्प लगाते हैं. रेवेन्यू स्टॅम्प म्हणजे बघा आपण ज्याला म्हणतो पोस्टात वगैरे तो स्टॅम्प मिळतो, तिकीट ₹1 की ₹2, आता त्याची प्राइस माहित नाही मला, पण ₹1 ते रेड स्टॅम्प छोटासा मिळतो. तुम्ही कुठं जर ट्रान्झॅक्शन केले असतील कॅशमध्ये तर तिथं बघितलं असेल तुम्ही, आणि तो स्टॅम्प जो आहे बँकांमध्ये वगैरे तुम्ही गेलात, डिपॉजिट अगर आपने विड्रॉ करनी है और डिपॉजिट अगर 5000 से ऊपर है, 10,000, 50,000, 1 लाख अगर है, तो जनरली देखिए वहाँ पे एक स्टैंप लगाना पड़ता है, ₹1 या ₹2 का स्टैंप जो होता है, आता एग्जैक्ट मला प्राइस माहित नहीं लक्षात घ्या, लेकिन ₹1 को मिलता था. तो ₹1 का स्टैंप वहाँ पे लगाएंगे और उस पे आपकी साइन रहेगी. ऐसे अगर सपोज अमाउंट जो है, जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे अगर ज्यादा होती है तो वहाँ पे रेवेन्यू स्टैंप जो है वो आपको लगाना है. जो भी प्रिस्क्राइब लिमिट, ये चेंज होता है, गव्हर्नमेंट बदलत असतं, लक्षात घ्या लिमिट जे आहे ते. तो जो भी प्रिस्क्राइब लिमिट रहेगा, उस लिमिट के आगे अगर आपके अमाउंट है तो आपको क्या करना है, सपोज 5000 ये प्रिस्क्राइब लिमिट है, ये लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि 5000 के ऊपर का कैश का ट्रांजैक्शन अगर है तो आपको रेवेन्यू स्टैंप लगाना है. 5000 या 5000 के आगे तो 4000 के लिए आप रेवेन्यू स्टैंप नहीं देखेंगे. 5001 है तो आपको रेवेन्यू स्टैंप देखना है. 5000 का है तो रेवेन्यू स्टैंप आपको देखना है. 4990 है तो उसके लिए रेवेन्यू स्टॅम्प आपको नाही लगेगा. जे रेव्हेन्यू स्टॅम्प घेतलेला आहे की नाही हे ऑडिटरनी चेक केलं पाहिजे. जे जर गरज असेल त्या ठिकाणी जे काही लिमिट, करंट लिमिट असेल त्या लिमिटनुसार तिथं रेव्हेन्यू स्टॅम्प लावलेला आहे की ते बघावं लागेल. जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू नेचर के है या कैपिटल नेचर के हैं, ये ऑडिटर को देखना है और उसका प्रॉपर उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए. मशीनरी परचेस किया है और आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिखाया है, ऐसे हो सकता है, तो उससे आपने क्या किया, रेव्हेन्यू कन्सिडर किया. तो ऑडिटरला हे बघायचं आहे की जो खर्च केलेला आहे तो रेव्हेन्यू आहे की कॅपिटल आहे, और रेव्हेन्यू अगर है तो रेव्हेन्यू को गया है, कैपिटल है तो कैपिटल को गया है, ये ऑडिटर को देखना है. जैसे मैंने एग्जांपल इसके पहले भी दिया था कि रिपेयर एक्सपेंसेस है, लेकिन हेवी रिपेयर एक्सपेंसेस है, जिससे आपकी जो मशीनरी है उसकी लाइफ आपकी इंक्रीज होने वाली है, आपके वर्किंग एक्सपेंसेस जो है वो कम होने वाले हैं, क्वालिटी इंप्रूव होने वाली है. तो इससे हम जनरली बघा लाईफ त्याची इंप्रूव्ह होते, वर्किंग एक्सपेंसेस ज्या आहेत त्या तुमच्या कमी होत आहेत, तुमची क्वालिटी गुड्सची इन्क्रीज होते,
म्हणजे ह्या कॅपिटल नेचरचा खर्च आहे, पण रिपेअर म्हटलं की आपण रेव्हेन्यूला टाकू शकतो, लक्षात घ्या, होऊ शकतं असं. आणि म्हणून रिपेयर एक्सपेंसेस जो है वो रेवेन्यू को आप डाल सकते हैं, इसलिए ऑडिटर को केयरफुली देखना है कि कौन सा एक्सपेंसेस रेवेन्यू है और कौन सा एक्सपेंसेस कैपिटल है। रेवेन्यू को रेवेन्यू गया है, कैपिटल को कैपिटल गया है या नहीं गया है, ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है। ये वाउचर से पता चलेगा कि क्या रिपेयर किया है, कैसे रिपेयर किया है, उसका बेनिफिट जो है वो क्या मिला, क्यों इतना मेजर रिपेयर किया मशीनरी का, ये आप पूछ सकते हैं। पूछने के बाद आपको पता चलेगा कि उसकी लाइफ जो है 4 साल से इंक्रीज हो गई है, या वर्किंग एक्सपेंसेस जो है वो 20% से कम हुए हैं। ऐसे कुछ तो रीजन रहेगा, इसलिए आप मेजर रिपेयर करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको कॅपिटल कन्सिडर करते हैं, तर प्रॉपर झालेलं आहे की नाही ते बघायचं आहे आपल्याला, लक्षात घ्या। जो भी एक्सपेंसेस है वो बिजनेस से रिलेटेड है या पर्सनल है, ये आपको देखना है। पर्सनल एक्सपेंसेस भी कई कबार बिजनेस में चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज मेरा बिजनेस है और मेरे बेटे की शादी है, तो मैंने क्या किया, जो भी अपना स्टेशनरी मैं जहाँ से परचेस करता था, ज्या त्या प्रिंटिंग प्रेसमधूनच मी माझ्या मुलाचे समजा लग्नपत्रिका असतील, वेडिंग कार्ड्स जो भी रहेंगे मेरे बच्चे के, उसको मैंने क्या किया, प्रिंट कर लिया, और वो जो एक्सपेंसेस है वो मैंने बिजनेस में डाल दिए। एक्चुअल में देखिए बिजनेस का अलग है और ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा फैमिली मैटर है। तो मेरे बच्चे के जो भी वेडिंग कार्ड्स का एक्सपेंसेस है वो बिजनेस में नहीं डाल सकता, लेकिन मैंने क्या किया, वो बिझनेस में डाल दिया। म्हणजे काही पर्सनल तुमच्या जे काही खर्च असतील ते बऱ्याच वेळेला बिझनेसमध्ये टाकलेले असू शकतात, लक्षात घ्या। तर ऑडिटरला ते चेक केलं पाहिजे की जे एक्सपेन्सेस आहेत ते तुमच्या बिझनेसशी रिलेटेड आहेत की ते पर्सनल तुमचे काही एक्सपेन्सेस आहेत ते तुम्ही इकडे टाकलेले आहेत, हे त्याला बघावं लागेल। या सपोज आपने ऐसे कहा कि मैं बिजनेस टूर पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा फैमिली लेके मैं वर्ल्ड टूर पे गया हूँ, और वही एक्सपेंसेस मैंने बिजनेस के लिए डाल दिए कि बिजनेस टूर पे गया था। तो ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है कि क्या बिजनेस टूर थी, कहाँ पे थी, किस मैटर में बिजनेस, या कौन सा एग्रीमेंट आपको वहाँ पे साइन करना था, किस मैटर पे आपका वहाँ पे डिस्कशन था, ये वेरीफाई करना है ऑडिटर को। और उसके बाद ही उसको पता चलेगा कि ये बिजनेस के एक्चुअल में थे या वो पर्सनल के लिए गए थे। समजा बिझनेस टूर असेल तर त्याच्या संदर्भात काही इन्व्हिटेशन्स असतील किंवा काही तुम्हाला लेटर्स वगैरे आले असतील, लक्षात घ्या, किंवा काय तुम्ही डिस्कशन झालं तिथं, किंवा काय ॲग्रीमेंट तुम्ही साइन केलं असेल तर त्याच्या कॉपीज असतील, ह्या ऑडिटरने व्हेरीफाय केल्या पाहिजेत, लक्षात घ्या। फक्त खर्च तिथं टाकलेलं आहे कि लंदन को हम बिजनेस टूर पे गए थे, इसलिए वो ऑडिटर जो है उसको अप्रूव नहीं करेगा। लक्षात घ्या, तिथं काय दाखवावं लागेल की खरोखरच तुम्ही बिझनेस टूर साठी गेला होता किंवा बिझनेस पर्पज साठी गेला होता, त्याचे एव्हिडन्सेस जे आहेत ते तुम्हाला तिथं द्यावे लागतील, लक्षात घ्या। तो ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि एक्चुअल में बिजनेस के एक्सपेंसेस थे या आपके पर्सनल थे। अकाउंट हेड देखना है प्रॉपरली, रिसीट को रिसीट गया है या पेमेंट को पेमेंट गया है, ये ऑडिटर को देखना है। कुछ अगर अल्ट्रेशन हुआ है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, अमाउंट इन वर्ड्स इन फिगर्स, तो सपोज वहां पे कुछ अल्ट्रेशन किया हुआ ऑडिटर को दिखता है कि वह 10,000 था, वहां पे सपोज 2,000 किया या 20,000 किया, ऐसे कुछ तो चेंज वहां पे अगर दिखता है, तो जो भी रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसकी साइन वहां पे होनी चाहिए। म्हणजे व्हाउचर असेल, चेक असेल, काही लक्षात घ्या, कुठले व्हाउचर, पेमेंट असेल, रिसीट असेल, त्याच्या अमाउंट मध्ये जर काही चेंजेस असतील किंवा पार्टीच्या नावामध्ये काही जर खाडाखोड केली असेल, चेंजेस अगर आपने अल्ट्रेशन अगर वहां पे किया है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी की वहां पे साइन होनी चाहिए। जहां पे अल्ट्रेशन हुआ है, जिथं आपण खाडाफोड केलेली आहे तिथं साइन लागते, लक्षात घ्या, म्हणजे ते ऑथोराइज झालं ट्रान्झॅक्शन। हे बाय मिस्टेक झालं होतं म्हणून आपण ते करेक्ट केलेलं आहे असा त्याचा अर्थ होतो। म्हणजे क्लर्कने केलं तर समजा मॅनेजर असेल तर त्या मॅनेजरची सही तिथं पाहिजे, लक्षात घ्या, क्लर्कची पण पाहिजे आणि मॅनेजरची पण पाहिजे। का तर हे बाय मिस्टेक झालं होतं याचा प्रूफ आहे, लक्षात घ्या। काही अल्ट्रेशन, अगर कोई भी अल्ट्रेशन होता है तो वहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसकी साइन इंपॉर्टेंट होती है। टिक मार्क एंड रबर स्टैंप, जैसे हमने देखा है कि ऑडिटर, याच्या अगोदरही आपण बघितलेलं आहे की ऑडिटर जो है टिक मार्क करता है, वो अलग टिक मार्क होती है। मी तुम्हाला एकदा करून दाखवलं होतं बघा, व्हाईट बोर्ड वरती उलटी टिक करत असतो। तो ऑडिटर क्या करेगा, जो व्हाउचर चेक किए हैं
हाँ, उसको क्या करेगा, टिक मार्क करेगा. ऑडिटर शुड पुट टिक मार्क्स ऑन दी डेट. डेट पे देखेगा, वरती जे जे आपण बघितलेलं आहे त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी टिक मार्क करेल. डेट, बिल नंबर, नेम ऑफ द पार्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और नरेशन, अमाउंट इन वर्ड्स अँड फिगर्स और क्वांटिटी, सिग्नेचर, इसको टिक मार्क करेगा. म्हणजे एक व्हाउचर जर असेल तर एका व्हाउचरवर ऑडिटरच्या किती टिक असतात बघा. डेटला टिक करेल, बिल नंबरला टिक करेल, नेम ऑफ द पार्टीला टिक करेल, पर्टिकुलर्स जो भी रहेंगे, डिस्क्रिप्शन उसको टिक करेगा, अमाउंट इन वर्ड्स को टिक करेगा, अमाउंट इन फिगर्स को टिक करेगा, सिग्नेचर, क्वांटिटी, इसको भी वो टिक करेगा. तो एक वाउचर पे इतने ऑडिटर को चेक करना होता है. और वही सेम है, डेट वाउचर पे है वही एंट्री में है, नेम ऑफ द पार्टी वही वाउचर पे है और सेम एंट्री में है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सेम वहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखे हुए हैं, वही बिल पे है और वही एंट्री में आपने नरेशन में लिखा है. हे पूर्ण चेक करावं लागतं, लक्षात घ्या ऑडिटरला. आणि त्यामुळं ऑडिटर काय करतो, टिक मार्क करतो आणि त्याच्यावरती रबर स्टॅम्प मारतो की चेकड, धिस वाउचर इज चेकड. चेकड का शिक्का जो आहे तो तिथं मारत असतो, लक्षात घ्या. तो ये कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस या स्पेशल पॉइंट्स जो है ऑडिटर को देखने हैं जब वाउचिंग करेगा तो. नेक्स्ट देखिए वाउचिंग का इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग. वाउचिंग एनेबल्स द ऑडिटर दैट द एंट्रीज आर जेन्युइन. एंट्री जेन्युइन है. That is, not bogus entries are recorded, no entry deliberately or by mistake omitted. हो सकता, लक्षात घ्या. बोगस एंट्री जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि मेरे मन से ही मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ऐसे एंट्री कर दी कि सपोज कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस मैंने किए, लेकिन ऑफिस एक्सपेंसेस का एविडेंसेस कुछ नहीं है. मैंने बताया कि 5000 के ऑफिस एक्सपेंसेस आज हो गए, ऐसे ही मला वाटलं म्हणून मी एंट्री केली आणि कॅश घेतली, असं बोगस ट्रान्झॅक्शन असू शकतं, लक्षात घ्या. तर मग असं आहे की नाही हे बघण्यासाठी त्याला डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स लागतो, लक्षात घ्या. ते बिल आहे, तर त्या बिलावरून आपल्याला लक्षात येणार आहे कि कौन सी जेन्युइन एंट्री है, कौन सी बोगस एंट्री है. या कुछ एंट्री जो है डेलिबरेटली आपने क्या किया है, एंट्री नहीं की है, या बाय मिस्टेक वो एंट्री आपसे छूट गई है. काही वेळेला होऊ शकतं, लक्षात घ्या. जाणीवपूर्वक मी त्याचं रेकॉर्डिंग केलं नाही किंवा चुकून माझ्याकडून राहून गेलं, काय झालेलं आहे त्या एंट्रीच्या बाबतीत हे जर ऑडिटरला व्हेरीफाय करायचं असेल तर मग वाउचिंग करणं इम्पॉर्टंट आहे. The entries recorded are related to business, not personal expenses. To verify the entries recorded are related to business or not. जसं आपण सुरुवातीला बघितलं मगाशी की पर्सनल एक्सपेंसेस तुम्ही बिजनेस मध्ये चार्ज करू शकता, लक्षात घ्या. म्हणून मग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है आपके वो प्रूव करेंगे कि ये बिजनेस का ही है, पर्सनल है, बिजनेस का ही है, पर्सनल. तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको प्रूव करेंगे. तो वाउचिंग अगर आप करेंगे, वाउचिंग यानी a process of checking the documentary evidences with original entry in the books of accounts. ओरिजिनल एंट्रीला आपण काय करत असतो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये ज्या केलेल्या आहेत त्याचं डॉक्युमेंटरी एविडेंसेसची कंपॅरिझन करत असतो, चेकिंग करत असतो, लक्षात घ्या. आणि म्हणून जहां पे बिजनेस के एक्सपेंसेस है या पर्सनल एक्सपेंसेस है, ये वेरीफाई करने के लिए वाउचिंग जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू सेम है, सिर्फ यहाँ पे इम्पॉर्टन्स देख रहे हैं हम. बघा कोणते पॉइंट्स तिथं आपण बघितले सेम आहे, याच्यामध्ये काही विशेष फरक नाहीये. जसं मी सांगितलं कि कैपिटल और रेवेन्यू का क्या करना है, प्रॉपर एलोकेशन जो है वो होना इम्पोर्टेंट है. कैपिटल को कैपिटल, रेवेन्यू को रेवेन्यू गया है या नहीं गया है, ये देखने के लिए वाउचिंग जो है वो वाउचिंग इम्पोर्टेंट है. द ट्रांजेक्शन उसे अकाउंटिंग पीरियड का है या नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि डेट इंपॉर्टेंट है. जब डेट देखेंगे आप वाउचर की तो आपको पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन किस डेट का है, ये करंट ईयर से रिलेटेड है या करंट फाइनेंशियल ईयर का है या नहीं है. तो किस अकाउंटिंग पीरियड का ट्रांजैक्शन है, ये देखने के लिए आपको वाउचिंग करना इंपॉर्टेंट है. टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स इन टाइम, फ्रॉड या एरर्स अगर कुछ है तो इन टाइम डिटेक्ट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चेकिंग करने की प्रोसेस यानी वाउचिंग आपको करना है. रेस्पॉन्सिबल पर्सन ने उस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया है या नहीं किया है, ये देखने के लिए वाउचिंग इम्पॉर्टंट आहे. जसं आपण बघितलं की प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन जे आहे त्याच्यावरती समजा मी एक्झाम्पल दिला की तुम्हाला प्रिन्सिपलची साईन हवी, लक्षात घ्या. प्रिन्सिपल सरांनी साईन केली याचा अर्थ ते ट्रान्झॅक्शन ऑथराइज झालं असं त्याचा अर्थ होतो, लक्षात घ्या. आणि म्हणून
असं प्रत्येक ठिकाणी मॅनेजरची सही असेल, काही ठिकाणी एमडीची सही असेल, काही ठिकाणी डिपार्टमेंट हेडची सही असेल, लक्षात घ्या. डिपेंड आहे कोण रेस्पॉन्सिबल आहे त्या ट्रांजेक्शनला. मग त्या रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी या रेस्पॉन्सिबल जो भी वहां पे पर्सन है उसकी साइन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है. तो ये देखना है कि आपको ये ट्रांजेक्शन ऑथोराइज हुआ है या नहीं हुआ है. अगर ये देखना है तो वाउचिंग करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज पर द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी. जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है आपकी, उस अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करके आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको वाउचिंग से पता चलेगा. जो भी एप्लीकेबल आपको लॉज है, जैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ, कंपनीज एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, कोऑपरेटिव एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है. तो उस एक्ट में आपके लिए जो भी प्रोविजंस बताई है उसका कंप्लायंस आपने किया है या नहीं किया है, ये देखने के लिए वाउचिंग इंपॉर्टेंट है. All items are properly disclosed in the financial account as per legal requirements. It is necessary to disclose all items properly. जैसे आपका फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, फाइनल अकाउंट का, उस फॉर्मेट में लीगली आपको दिखाना है. म्हणजे सिंपली जो एक्ट आपको एप्लीकेबल है उसमें जनरली बताया जाता है. तो उस एक्ट के अंदर जो बताया है उसी तरह से प्रॉपरली आपने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है, ये आपको देखना है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो असेट में देखिए नॉन करंट असेट आते हैं. तो नॉन करंट में फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड में फिर से टेंजिबल, इनटेंजिबल, ऐसे प्रॉपर आपने बाइफरकेशन उसका किया है या नहीं किया है, आपको देखना है. या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अलग होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अलग होती है, तो उसका बाइफरकेशन इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग टर्म कौन सी है, शॉर्ट टर्म कौन सी है, ये देखना इंपॉर्टेंट है. तो उसको प्रॉपरली वहां पे डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है, ये ऑडिटर को देखना है. तो देखिए ये इम्पॉर्टन्स है वाउचर का, वाउचिंग का. तो बघा, तर वाउचिंग म्हणजे आपल्या लक्षात आलं आणि वाउचिंग का करणं इम्पॉर्टंट आहे हेही आपल्या लक्षात आलं. तर बघा, आता काही आइटम अपना दिलेले हैं. कुछ आइटम्स जो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के हैं उसके लिए वाउचिंग की प्रोसेस कैसी रहेगी, एज अ ऑडिटर कैसे आप वाउचिंग करेंगे, ये आपको देखना है. तो इसमें देखिए पहला जो है वो है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड सर्विसेज. सेल्स एंड सर्विस से आपको क्या मिलता है, रेवेन्यू मिळतो, लक्षात घ्या. आणि मग हा जो रेव्हेन्यू मिळतो याचं वाउचिंग आपण एज अ ऑडिटर कसं करू शकतो, क्या आप चेक करेंगे. आप अगर ऑडिटर है तो सेल्स आप कैसे चेक करेंगे, कैसे वाउच करेंगे, कैसे वाउचिंग करेंगे उसका. तो देखिए ऑडिटर शुड वेरीफाई एंड एग्जामाइन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल टेस्ट सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो पहले क्या करना है ऑडिटर को, जसं मी यापूर्वी बऱ्याचदा सांगितलेलं आहे की इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल टेस्ट सिस्टम जी आहे ती महत्वाची आहे, लक्षात घ्या. तो ऑडिटर को ये देखना है, ये पहले उसको एग्जामाइन करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वहां पे है या नहीं है तो वीक है या स्ट्रॉन्ग है. बघा हा पॉइंट सगळीकडे येणार आहे, लक्षात घ्या. यहाँ से ये जो है इसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स मैंने जानबूझ के लिए हुए हैं. हर जो आइटम है उसमें बघा प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला हे लिहायचं आहे, ऑडिटर शुड वेरीफाई एंड एग्जामाइन इंटरनल कंट्रोल. हर ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल है. वेरिफिकेशन करें आप या वाउचिंग करें, वहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर अच्छी है तो ही वहां पे आप जो है वो थोड़ा सा रिलाय उस पे हो सकते, मतलब आणि त्याच्यानुसार आपण चेकिंग करू शकतो. तो पहले उसको देखना है ऑडिटर को कि जो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कैसे है, उसको एग्जामाइन करना है, स्ट्रांग है या वीक है, ये एग्जामाइन करना है. ऑडिटर शुड चेक सेल्समैन्स डेली कैश समरी विद द कार्बन कॉपीज. जो भी सेल्समैन है उसकी डेली कैश समरी जो है वो चेक करनी है. सेल्स काउंटर बघा तुम्ही जर बघितलं, फॉर एग्जांपल अगर आप डीमार्ट में जाएंगे, डीमार्ट में तो सेल्स काउंटर 3 या 4 सिंपल एग्जांपल आपण घेऊ. इथं अपना बाजार की आपला बाजार काहीतरी आहे श्रीवर्धन मध्ये, आणि कोठारीचं तुम्ही मॉल, म्हणजे सिंपली आपण त्याला शॉपिंग मॉल छोटा आपण म्हणू शकतो, लक्षात घ्या. तर बाजार आहे तो. तिथं बघा, तिथं जर तुम्ही गेलात तर 2 काउंटर आहेत, 2 सेल्स काउंटर आहेत. 2 सेल्स काउंटर या 3 सेल्स काउंटर अगर आप कोठारी के यहाँ गए इथं श्रीवर्धन मध्ये तर 3 सेल्स काउंटर आहेत, लक्षात घ्या. 3 सेल्स काउंटर जो है 3, तो वहां पे अलग अलग सेल्समैन बैठा हुआ है. तो उस सेल्समैन का डेली का जो भी कैश समरी है वो आपको कंप्यूटर से मिलेगा.
तो डेली का कैश समरी उसको चेक करना है ऑडिटर को। हाँ, जो भी कार्बन कॉपीज, अर्थात कार्बन कॉपीज कहाँ पे मिलती है आपको? जनरली है मैनुअल जब होता था वहाँ पे कार्बन कॉपीज थी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? ट्रांजैक्शन, हर बिल का जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो है वो आपके कंप्यूटर में होता है। हाँ, कंप्यूटर में अगर आप डिमांड करेंगे कि आज के पूरे ट्रांजैक्शन, तो वहाँ पे सपोज सेल्समैन का नाम आएगा, कौन सेल्समैन उस काउंटर पे था और कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं। मिस्टर एक्स या कॅश ट्रान्झॅक्शन ही सगळी होते तो नो प्रॉब्लेम। तर मग प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन जे आहे त्याचं बिल, त्याच्यामध्ये काय काय परचेस केलेलं आहे इन डिटेल असेल, किंवा तुम्हाला समजा फक्त बिल अमाउंट पाहिजे असेल तर तसं, आणि त्याच्यानुसार कॅश समरी तुम्हाला बनवावी लागते की इस बिल का इतना है, बिल नंबर 1 का इतना है, बिल नंबर 2 का इतना है, बिल नंबर 100 तक सपोज आपने किया है, तो बिल नंबर 100 तक अमाउंट कितनी आई है हर बिल वाइज, और उसकी टोटल कितनी है, और आपकी कैश जो समरी है, आपके कॅश बॉक्स में कॅश कितनी है, हे टॅली करावं लागतं संध्याकाळी, लक्षात घ्या। आणि हे ज्यावेळेला आपण टॅली करतो त्यावेळेला मग हे डेलीचं टॅली आपल्याला करावं लागतं। ऑडिटर क्या करेगा, मी जस्ट एक्झाम्पल आपल्याला काय असतं, म्हणजे सेल्समन काय असतो हे दाखवण्यासाठी मी जस्ट म्हटलं, पण प्रत्येक कंपन्यामध्ये डेलीचे हजारों ट्रांजैक्शन होत असतात, लक्षात घ्या। थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो डेली होते हैं हर कंपनी में, बड़ी कंपनी जो होती है। तो सेल्समैन भी अलग अलग होता है, सेल्समैन को एरिया वाइज डिवाइड किया जा सकता है, एरिया वाइज या अमाउंट वाइज। सेल्समैन जो है त्याच्या ड्यूटीज लावलेल्या असू शकतात। तो ऑडिटर को क्या करना है, जो भी सेल्समैन जितने भी है आपके 10 है, 15 है, 20 है, उस सेल्समैन की डेली कैश समरी जो है उसके जो बिल्स है, बिल्स के साथ कंपेयर करनी है। या कार्बन कॉपी जो भी है, बिल अगर आप देते हैं तो उसकी एक कॉपी आपके पास आप रखते हैं, तो उसे हम कार्बन कॉपी कहेंगे सिंपली, या डुप्लिकेट कॉपी म्हणू शकतो आपण। तो त्याला त्याच्याशी चेक करायचं, लक्षात घ्या, कशाशी? कॅश समरीशी कार्बन कॉपी। Auditor should see that daily cash sales as per salesman summary is properly entered in the books or not। ऑडिटर को क्या करना है, जो डेली कैश समरी है उसकी, तो उसका जो कैश सेल्स है कैश समरी में जो आया हुआ, उसका प्रॉपरली अकाउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये देखना है। म्हणजे त्याच दिवशी त्याचं रेकॉर्डिंग झालं पाहिजे, लक्षात घ्या। उसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए, सेल्स अकाउंट जो भी है उसको रिकॉर्डिंग होना चाहिए। या जर्नल एंट्री आप करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये एंट्री हुई है या प्रॉपरली नहीं उसी दिन, ये आपको देखना है ऑडिटर को। He should check amount deposited in bank with counterfoils। बैंक मध्ये जी अमाउंट डिपॉजिट केलेली है ती सुद्धा चेक करावी लागेल। अब देखिए, मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया कि कोठारी का स्टोर है या अपना बाजार है, अपना बाजार में जो भी कैश 8 बजे तक रात को जो भी रहेगी वो नेक्स्ट डे को उसका डिपॉझिट होना चाहिए। या सपोज आता बघा ते पर्सनल आहेत, प्रायव्हेट आहेत, त्यामुळे तिथे एवढा काय फरक नाही पडत, पण अगर कोऑपरेटिव है या लिमिटेड कंपनी है, अगर आप डीमार्ट का एग्जांपल लेंगे तो उसी दिन सपोज वो 2 शिफ्ट करेंगे, 2 बजे तक की जो भी कैश रहेगी वो सपोज क्या करेंगे, वो 3 बजे तक बैंक में डिपॉजिट करेंगे। बैंक उनको अलाउड करती है, जो बड़े कस्टमर होते हैं उनको बैंक काय करते, काही एक्स्ट्रा टाइम अलाउड करते, लक्षात घ्या, काही वेळेला। समजा कैश ट्रांजैक्शन 3 पर्यंत असतील, 3 तक रहेंगे, तो बैंक बड़े कस्टमर को बताती है आप 4 तक कैश ला सकते हैं। अशी काही वेळेला सूट दिली जाऊ शकते कस्टमर लेवलला, लक्षात घ्या, क्योंकि बैंक जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ऐसे हो सकता है कि 2 शिफ्ट में कैश जो है दोपहर तक या 2 बजे तक की कैश डिपॉजिट करनी है उसी दिन, और 2 से रात 8 बजे तक की कैश दूसरे दिन बैंक खुलने तक, आपको खुलने के बाद इमीडिएटली आपको डिपॉजिट करनी है। तो ऑडिटर को ये चेक करना है, जो कैश मिली है सेल्स से आपको रिसीव हुई है, उसका प्रॉपरली डिपॉजिट उसी दिन या नेक्स्ट डे को हुआ है या नहीं हुआ है, ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है। जो भी बैंक काउंटरफॉइल्स या जो डिपॉजिट स्लिप आपको उसकी जो काउंटरफॉइल मिलती है उसके साथ उसको वेरीफाई करना है। He should see that the original cash memos are also attached to the carbon copies if any cash memo is cancelled। सपोज कैश मेमो आपने कैंसिल किया, बिल आपने कैंसिल किया, आपने परचेस किया था लेकिन कैंसिल किया, मुझे नहीं चाहिए, कुछ डिफेक्ट था उस गुड्स में, तो आप वो ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर वो कस्टमर ने कोई ट्रांजैक्शन कैंसिल किया तो वहां पे ओरिजिनल बिल जो आपने कस्टमर को कॉपी दी थी वो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर ने तो ट्रांजैक्शन कैंसिल किया है, उसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है,
तो उसके पास बिल नहीं होना चाहिए, वो बिल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रान्झॅक्शन आपका रिव्हर्स हुआ आहे. मग का रिव्हर्स केलं किंवा का आपण कॅन्सल केलं याचा प्रूफ आहे की त्या कस्टमरनी जे आहे ते कस्टमरनी ट्रान्झॅक्शन कॅन्सल केलेलं आणि त्याचं ओरिजिनल बिल आपल्याकडे आहे. म्हणून प्रत्येक ज्या वेळेला ट्रान्झॅक्शन कॅन्सल होईल या जब भी आप परचेस रिटर्न लेंगे, सेल्स रिटर्न सॉरी लेंगे, म्हणजे मी एज अ बिजनेसमैन जब मेरे को सेल्स रिटर्न मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, उससे ओरिजिनल बिल जो है वो डिमांड करूंगा. बघा तुम्ही कुठे गेला तर त्याचं बिल पहिल्यांदा मागितलं जातं, क्योंकि वो चीज जो भी है आप रिटर्न कर रहे हैं, जो गुड्स आप रिटर्न कर रहे हैं वो आपसे ही परचेस किए थे, उसका प्रूफ है पहला. और दूसरा, वो ट्रांजैक्शन कस्टमर ने डिमांड किया इसलिए आपने उसको रिटर्न लिया. ये कस्टमर ने क्या कहा, ये चीज जो है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसमें डिफेक्ट है, तो वो आपको रिटर्न लेना पड़ा. तो उसका प्रूफ जो है वो आपका ओरिजिनल बिल जो आपने कस्टमर को दिया था वो वहां पे अटैच करना है. He should see that discount and allowances are properly allowed by responsible person. डिस्काउंट आणि अलाउन्सेस जर सेल्स वरती काही दिले असतील तुम्ही तर ते रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जो है उसने ऑथोराइज किए है या नहीं किए है. जैसे हम बघा, तुम्ही इथं जरी गेलात तरी कुठेही आपण दुकानात गेलो, आपण समजा बल्क परचेस करणार असू तर आहे त्याच्यापेक्षा रेट थोडाफार कमी दुकानदार लावत असतो, लक्षात घ्या, लगा सकता है. या आप सपोज रेगुलर कस्टमर है, तो बल्क परचेस कर रहे हैं आप कुछ, तो वहां पे डिस्काउंट दिया जा सकता है, सेल्स डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट आपको दिया जा सकता है. तो ये डिस्काउंट जो दिया हुआ है ये रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबल जो भी पर्सन है वहां पे, अथॉरिटी जो भी रहेगी, मैनेजर रहेगा, एमडी रहेगा, डिपार्टमेंट हेड रहेगा, उसने ऑथोराइज किए होने चाहिए, उसके पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए डिस्काउंट देने की. He should check the date of transaction on cash memo, sales register and cash book is same. ऑडिटर को क्या करना है, कैश मेमो का डेट, सेल्स रजिस्टर का डेट और कैश बुक का डेट जो है वो सेम होना चाहिए, ये चेक करना है. उसी दिन कैश मेमो प्रिपेयर हुआ है, उसी दिन सेल्स रजिस्टर में उसका रिकॉर्डिंग हुआ है और उसी दिन कैश बुक में उसका रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, ये ऑडिटर को देखना है. ये सेम होना चाहिए, उसी दिन होना चाहिए. Auditor should ensure that sale of fixed asset is not included in sales. बगैर सेल ऑफ फिक्स्ड असेट है तो सेल्स में आप इंक्लूड नहीं कर सकते उसको, तो वो अलग दिखाना है आपको, क्योंकि हमें पता है फिक्स्ड असेट का बैलेंस डेबिट होता है. अगर आप सेल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट करेंगे तो उसको ही क्रेडिट करना है आपको, सेल्स नहीं कंसिडर करना है. आपने फिक्स्ड असेट सेल किया और ऐसे एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो एंट्री गलत है. तो ऑडिटर को ये देखना है कोई फिक्स्ड असेट हो या स्क्रैप सेल किया हुआ है तो उसका रिकॉर्डिंग बाय मिस्टेकली सेल्स में हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखना है, क्योंकि वो अलग दिखाना है, स्क्रैप सेल भी अलग दिखाना है, फिक्स्ड असेट भी अलग दिखाना है. हालांकि वो सेल है, सेलच आहे लक्षात घ्या, लेकिन वो एक्चुअल आपका रेगुलर सेल नहीं है. रेगुलर सेल यानी आप जिससे आपका रेवेन्यू अर्न होता है, आपकी रेगुलर एक्टिविटी होती है, वो आपकी सेल्स में आएगी. He should see that the sale of scrap is recorded separately. Scrap sale separately record केलेला आहे की नाही ते बघावं लागेल, जसं मी आता सांगितलं. He should see that separate register falls for sell on approval. बघा मी सेल ऑन अप्रुव्हल मला वाटतं मागच्या लेक्चरला मी सांगितलं होतं, तो त्याच्यासाठी सेपरेट रजिस्टर जे आहे ते मेंटेन केलं पाहिजे. सेल और अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न दोनों का मीनिंग एक ही है. एंड गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट इज मेंटेन. गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, देखिए कंसाइनमेंट लास्ट ईयर में आपने सेपरेट टॉपिक देखा था इस पे. कंसाइनमेंट ये सेल नहीं है, सेल नहीं है. प्रिंसिपल और एजेंट, कंसाइनर और कंसाइनी, ये रिलेशन दोनों में होता है. कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है सेल करने के लिए, क्योंकि जनरली हमें पता है, सपोज मुंबई का कंसाइनर है किंवा मुंबईचा व्यापारी आहे किंवा मुंबईची एखादी कंपनी असेल, त्याला श्रीवर्धनचं मार्केट माहित नाहीये किंवा तो मुंबईतून श्रीवर्धनमध्ये येऊन तो त्याचा बिझनेस करू शकत नाही, लक्षात घ्या. आणि म्हणून मग तो काय करेल, इथे एखादा एजेंट जो है वो अपॉइंट करेगा, उसे हम कंसाइनी कहते हैं, और वो गुड्स एजेंट को भेजेगा, एजेंट यहाँ पे सेल करेगा, उसे हम जनरली कंसाइनमेंट. और उस एजेंट को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, जितना सेल करेगा उसके बेसिस पे उसको कमीशन मिलेगा. तो ये है आपका कंसाइनमेंट. तो ऑडिटर को ये देखना है सेल ऑन अप्रूवल है, सेल ऑन रिटर्न और कंसाइनमेंट के लिए अलग अलग रजिस्टर आपने मेंटेन किया है या नहीं किया है, या सेल में उसको रिकॉर्ड किया है,
जनरली देखिए कंसाइनमेंट इज नॉट अ सेल, कंसाइनमेंट सेल नहीं होता है. लक्षात घ्या, कंसाइनमेंट सेल नाही आहे. ज्यावेळेला तो एजंट सेल करेल त्यावेळेला तो सेल होणार आहे, आणि एजंटकडे तुम्ही गुड्स पाठवले म्हणजे तो सेल झाला असं नाहीये. चेक द एंट्रीज इन द रजिस्टर्स विथ प्रोफार्मा इनवाइसेस. प्रोफार्मा इनवाइसेस बघा, आपण कंसाइनमेंट मध्ये सुद्धा ही कन्सेप्ट बघितलेली आहे. जो गुड्स के साथ आता है इनवाइस, उसे हम प्रोफार्मा इनवाइस कहते हैं. तर ह्या प्रोफार्मा इनवाइसची आपण काय करणार आहोत, एंट्रीज ज्या आहेत त्या रजिस्टर में, या आपका जो भी गोडाउन है, गोडाउन में स्टोर्स कीपर जो मेंटेन करता है स्टॉक रजिस्टर, उसमें उसके बेसिस पे एंट्रीज या अकाउंट्स बुक्स में प्रोफार्मा इनवाइस के बेसिस पे एंट्रीज हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये ऑडिटर को देखना है. चेक द एंट्रीज विथ हेल्प ऑफ वाउचर्स फॉर एक्सपेंसेस, अकाउंट सेल्स एक्सेट्रा. सेल्स एक्सपेंसेस जर काही असतील किंवा अकाउंट सेल्स, सर अकाउंट सेल बघा, अकाउंट सेल कहाँ से मिलता है आपको, कौन देता है, ये भी कंसाइनमेंट की कंसेप्ट है. अकाउंट सेल्स कंसाइनमेंट की कंसेप्ट है. अकाउंट सेल देखिए कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है. बघा लास्ट इयरचं तुम्हाला थोडंफार आठवत असेल तर अकाउंट सेल्स ही कंसेप्ट तुम्ही शिकली होती. आणि तिथं बघा कंसाइनी जब सेल करता है तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है अकाउंट सेल जो है वो पीरियडिकली कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है कि मैंने कितना सेल किया, मुझे कितने एक्सपेंसेस आए, मेरे कमीशन मेरा कितना होता है, मैंने एडवांस कितना दिया था, और मैं अब आपको कितना देने वाला हूँ, नेट पेएबल अमाउंट कितनी है. ये पूरा डिस्क्रिप्शन जिसमें होता है वो आपका अकाउंट सेल होता है. तो एंट्री जो होती है या एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे वो ऑडिटर को क्या करना है, अकाउंट सेल्स के बेसिस पे या एक्सपेंसेस के वाउचर से, जो सेल्स के लिए एक्सपेंसेस आपने किए उसके वाउचर से ये एंट्रीज ऑडिटर को चेक करनी है. तो देखिए इसके आगे का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे. काही अडचण आहे का कोणाला, इथपर्यंत काही डिफिकल्टी आहे का? हॅलो, नाही सर. ओके ठीक आहे, आपण याचा पुढचा पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू.